हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सोशल साइंस का ज्योग्राफी। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी जो कि हर एग्जाम में दिया ही जाता है। बेसिकली अगर हम सीटेट की बात करें तो वो एनसीईआरटी ही बेस होता है पूरा। इसके अलावा आपका ये हेल्प करेगा यूपी टेट, आर टेट, एस टेट, एम टेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी एंड ऑल गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप उसमें एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। क्योंकि वो जैसे अभी बिहार जो शिक्षक भर्ती आई है अभी हाल ही में फिर से आया है, तो उसमें भी आपका दो ही चीजें मोस्ट हैं। एक तो आपकी एनसीईआरटी है और दूसरी आपकी एससीईआरटी है। मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और बिहार स्टेट का जो वहाँ की जो बुक्स चलती हैं उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सारे एग्जाम्स में आपका हेल्प करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी जो कि है हमारा पर्यावरण। और क्लास 6 का तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सारा चैप्टर मैंने कवर कर लिया है। अभी हम क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्लास 8th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हम हिस्ट्री पे आएंगे, फिर हम पॉलिटिक्स। इस तरीके से हमारा जो सोशल साइंस है वो कवर हो जाएगा। तो अभी सीटेट का एग्जाम जो है वो आपका 21 जनवरी को है, तो उससे पहले मैं एसएसटी का पूरा क्लास आपको करा दूंगी, प्लस प्रीवियस ईयर भी मैं आपको उसका करवा दूंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेसन फर्स्ट में आप पर्यावरण पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, फिर हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। फिर लेसन 8th है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। और जो चैप्टर लास्ट है आपका इसमें 9 चैप्टर, वो है रेगिस्तान में जीवन। तो इस तरीके से इसमें आपका पूरा 9 चैप्टर है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये है आपका पर्यावरण। तो पर्यावरण जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, पर्यावरण क्या है? अगर हम नॉर्मली भाषा में इसको समझे तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसको हम देख पा रहे हैं वो सब कुछ पर्यावरण है। फिर चाहे आप सड़कें देख रहे हो, इमारतें देख रहे हो, आप पार्क देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, वायु देख रहे हो, जल देख रहे हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, तो जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब कुछ क्या है? पर्यावरण ही है। सिंपल। आगे बढ़ेंगे। और हमें ये चीज पता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो जीवन का मूल आधार है, क्योंकि हम पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप पर्यावरण के साथ खुद को मैनेज करके चलते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाता है। लेकिन अभी इंसानों को इतना एक्सपेरिमेंट करना है कि वो पर्यावरण में इतनी सारे बदलाव लाते हैं कि जिसकी वजह से चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे हम खुद इंसान इतनी मुसीबत में पड़ जाते हैं, है ना? तो बेहतर यही है कि आप पर्यावरण के साथ अपने जीवन को आगे लेकर के बढ़ें, बहुत ज्यादा उसको परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करें। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये है पर्यावरण के घटक जिसका इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस पर्यावरण घटक में आपको दिख रहा होगा ये है आपका प्राकृतिक घटक और दूसरा है आपका मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में क्या है? जो प्रकृति द्वारा निर्धारित है, जिसे प्रकृति ने बनाया है वो प्राकृतिक है। मानव निर्मित जिसको इंसानों ने बनाया है, जिसे मानव ने निर्मित किया है स्वयं से, वो मानव निर्मित घटक होते हैं। तो प्राकृतिक घटक में अगर आप देखेंगे तो आपका स्थल मंडल आता है, जिसमें स्थल है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हम घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं। फिर है आपका वायुमंडल जिसमें वायु पाया जाता है, आपका जल मंडल जिसमें जल पाया जाता है, और आपका जैव मंडल जिसमें कि ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। क्योंकि जैव मंडल क्या होता है इसको हम नीचे और अच्छे से समझेंगे। नॉर्मली अगर हम समझे तो जैव मंडल में ये तीनों चीजें मिलेंगी, मतलब स्थल मंडल भी मिलेगा, वायुमंडल भी मिलेगा, जल मंडल भी मिलेगा, वही मिलाकर के जैव मंडल होता है। क्योंकि जैव मंडल क्या है? जिसमें जीवन है, हम हैं और जो पशु पक्षी हैं, हम लोग जैव मंडल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो यहीं पे मिलेगा, पीने के लिए पानी चाहिए जो यहीं पे मिलेगा। तो ये तीनों चीजें जैव मंडल में पाया जाता है, स्थल भी, वायु भी और आपका जल भी।
इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सजीव, यहाँ पे जीवन है। और जो मानव निर्मित घटक है जिसको इंसानों ने बनाया है, जिसमें कि आपकी इमारतें हैं, आप पार्क हैं, पुल हैं, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है, ये सब कुछ इंसानों ने बनाया है। फिर स्वयं अगर मानव की हम बात करें, जिसमें एक खुद वो मानव होगा, मतलब खुद वो एक इंसान, फिर उसका परिवार भी हो सकता है, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये भी क्या है, ये भी पर्यावरण के घटक है। तो पर्यावरण के 3 घटक, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। और उसमें क्या कुछ है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण को हमने समझा कि पर्यावरण क्या होता है। जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी स्थान, जो भी व्यक्ति, जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं, वो सब कुछ क्या होता है, पर्यावरण होता है, जिसमें आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण आता है। प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं किसमें, प्राकृतिक पर्यावरण में। अब इस वर्ड का जो यूज किया हमने, जीवीय अजीवीय, ये दोनों क्या होता है, तो जीवी जो है जिसमें जीवन है, ये जो जीवी है जिसमें जीवन है, जो भी सजीव प्राणी है वो सब कुछ किसमें आते हैं, जीवीय में आते हैं, चाहे वो आपके पादप हो गए, चाहे आपके जंतु हो गए। और अजीवी क्या होते हैं, जिसमें जीवन नहीं है, मतलब जो निर्जीव पदार्थ होते हैं वो आपके अजीवी हैं। सिंपल, क्योंकि प्रकृति ने दोनों चीजें बनाई है ना, सजीव निर्जीव दोनों बनाए। अभी प्रकृति ने जो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सारी चीजें बनाई हैं, ये सब तो निर्जीव हैं। फिर आगे देखेंगे तो हमने प्राकृतिक तो पढ़ा, प्राकृतिक पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण हमने बताया कि जो मानव निर्मित है, जिसको इंसानों ने बनाया हुआ है। फिर हम एक वर्ड का यूज जो बार बार कर रहे हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, जिसको हम इंग्लिश में एनवायरमेंट कहते हैं, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, फ्रेंच शब्द से। अब हम आएंगे, देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद हम मानवीय पर्यावरण भी पढ़ेंगे। तो जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण है, जो कि प्रकृति से बना है, जिसमें आपका भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, इसी का जो ठोस भाग है, इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत जो है वो आपका स्थल मंडल है, जिसपे हम रहते हैं। ये जो स्थल मंडल है ये खनिज और चट्टानों से बना है। किससे बना है, खनिजों से बना है और चट्टानों से बना है। और इसके ऊपर जो है मिट्टी की पतली परत से ये ढका हुआ है। तो हमारा जो स्थल मंडल है वो चट्टान और खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से क्या है, ये ढका हुआ है। और हमारा जो स्थल मंडल है इसमें आपको पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, पठार भी मिलेगा, मैदान भी मिलेगा, घाटी भी मिलेगी। मतलब स्थल मंडल पे जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं वो विषम है, सम कहीं भी नहीं है। आपने कहीं देखा है कि कोई भी धरातल हमारे पृथ्वी का एक समान है? अगर आप उत्तर में जाएंगे तो आपको उत्तरी मैदान मिलेगा, आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको पठारी भाग मिलेगा, है ना। कहीं पे आपको रेगिस्तान मिल रहा है, कहीं पे समतल मैदान मिल रहा है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ स्थान मिल रहा है। तो पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं उसमें असमानताएं हैं, वो विषम है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो महाद्वीप है उस पे ही ऐसा है, मतलब हम तो महाद्वीप पे रहते हैं, एशिया महाद्वीप है हमारा, तो महाद्वीप की स्थलाकृति विषय में ऐसा नहीं है, बल्कि जो महासागर हैं उसकी सतह भी इसी तरीके की है। कहीं पे आपको बहुत गहराई वाली सतह मिल जाएगी, कहीं पे थोड़ा सा ऊंचा मिल जाएगा। इस तरीके से महासागरों में भी उनकी स्थलाकृतियों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। स्थल मंडल जिसको हमने भी समझा, तो स्थल मंडल ही वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि,
हमें वन भी स्थल मंडल देता है, कृषि भी स्थल मंडल ही देता है, और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल स्थल मंडल पे ही पाया जाता है। इसके अलावा यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जो पठारी इलाके होते हैं वहां पे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने स्थल मंडल समझा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये है पर्यावरण के क्षेत्र, जिसमें आपको स्थल मंडल मिलेगा, जल मंडल मिलेगा, जैव मंडल और वायुमंडल। तो इसमें से हमने स्थल मंडल को समझ लिया। अब हम बारी बारी से इनको भी समझेंगे। अब हम आते हैं जल मंडल पे। जल मंडल देखते हैं। तो जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं। जो हमारा जल मंडल है वो किससे बनता है? यह जल के विभिन्न स्रोत हैं। नदियों से जल आ रहा है, झील से जल आ रहा है, समुद्र से जल आ रहा है, महासागरों में जल है। तो ये क्या है? ये विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। मतलब एक दूसरे से किसी न किसी रूप में ये कनेक्टेड होते हैं, और सभी प्राणियों के लिए जल जरूरी है, ये हमें भी पता है। इसके बाद आएंगे हम वायुमंडल को देखेंगे। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। अब हमारा जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी की वजह से वो वायुमंडल को क्या करता है? थामे रहता है ना? वो कनेक्टेड है एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके अलावा वायुमंडल का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, कि सूर्य की जो किरण होती है उसमें बहुत हानिकारक किरणें भी होती हैं, है ना? झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणें होती हैं, जिसको वायुमंडल क्या करता है? अवशोषित करता है। अगर सूर्य की किरण डायरेक्ट पृथ्वी पे आएगी तो जीवन संभव नहीं है। स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन वायुमंडल क्या करता है? जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। आपने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, जो कि सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं उसको ओजोन लेयर क्या करती है? अवशोषित करती है। ठीक है। लेकिन अभी जिस तरीके से इंसानों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि पेड़ पौधों को वो काटे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से एक टाइम के बाद हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर की जो पतली परत है वो खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि आप इतना ज्यादा अगर नेचर में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर नेचर जब अपना रूप दिखाती है तो फिर वो इंसानों के बस का कुछ होता नहीं। जब कोरोना महामारी आई थी तो उस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी थी। इंसान चाहे जितने भी बांध बना ले, जितना कुछ भी वो कर ले, लेकिन जब भूकंप आते हैं, जब बाढ़ आते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जब वो आती हैं तो इंसानों की कितनी भी बनाई हुई चीजें वो हों, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रह जाता, है ना? इसको हम बोल सकते हैं कि हमको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उसके साथ ही हमें चलना चाहिए। फिर वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, धूलकण पाए जाते हैं और जलवाष्प भी वायुमंडल में मौजूद होता है। वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तो हमारा मौसम और जलवायु दोनों में चेंजेस होते हैं। मौसम भी बदलता है और जलवायु भी बदलता है। अब जो मौसम और जलवायु है ये एक नहीं है। मौसम अलग है, जलवायु अलग है। क्योंकि मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन चेंज होता है। जैसे आज बहुत गर्मी है, कल अचानक से बारिश हो गई, तो मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। मौसम सुबह में कुछ और है, शाम को कुछ और हो जाएगा। तो मौसम क्या है? वो डेली चेंज होता है। लेकिन जलवायु क्या है? उसमें परिवर्तन जो है वो लंबे टाइम के बाद आता है, जलवायु में परिवर्तन। फिर हम आते हैं जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? जिसमें हम रहते हैं, जिसमें पादप जीव जंतु मिलकर के क्या करते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं। और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहां पे स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। आएंगे पारितंत्र। क्या होता है? पारितंत्र का जो यहाँ पे दिया गया है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में
एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अभी जो मैंने यहाँ पे बताया नॉर्मल है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इस इमेज को हम बाद में समझेंगे जब हम परितंत्र का मतलब समझ जाएंगे। ये एक ताल का परितंत्र है। तो परितंत्र जो है, जैसे पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं और जो मानव है, सिंपल आप समझने की कोशिश करिए जैसे मैं आपको नॉर्मली बता रही हूं। तो सभी जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं और जो इंसान है, जो मानव है, ये सभी अपने पर्यावरण यानी अपने आसपास के जो पर्यावरण है उस पे आश्रित होते हैं, है ना। उन पे आश्रित होने के साथ साथ वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। तो परितंत्र क्या है कि जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, हम इंसान जो भी हैं, हम अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं, साथ ही साथ हम एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। तो यही जो संबंध है इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे सिंपल अगर समझे कि हम टीचर हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चे हम पे आश्रित हैं। बच्चे हम तो अपने पर्यावरण पे आश्रित हैं ही। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उस पे तो हम आश्रित हैं ही। साथ ही हम एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। बच्चे हम पे आश्रित हैं कि हमें टीचर पढ़ाएंगी, हम पढ़ा रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट आ रहा है, तो हम एक तरीके से दूसरे पे आश्रित हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारा घर चलता है। हमारे घर वाले हम पे आश्रित हैं कि उसी पैसे से क्या है भाई, सब्जी आएगी, उसी पैसे से आपको अपने घर का किराया देना है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लोग, अपने पर्यावरण के साथ एक दूसरे से भी आश्रित हैं। तो यही जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को हम परितंत्र कह देते हैं। तो परितंत्र तो सबका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों का परितंत्र है। जो जीव जंतु हैं उनका भी अपना एक परितंत्र है, जो पेड़ पौधे हैं उनका भी अपना एक परितंत्र है। तो जो जैसे देखिए, जो अधिक वर्षा वाले वन हैं, जो घास स्थल है, जो रेगिस्तान है, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ताल का परितंत्र है। इस ताल में आपको देख रहा होगा, यहाँ पे आपको बत्तख दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको हिरन, यहाँ पे गाय, फिर यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, ये घास स्थल है, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, झरने हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। ये पानी है इसीलिए ये बत्तख यहाँ पे है, ये घास है इसीलिए हिरन यहाँ पे है। तो हर इंसान का या हर एक कह सकते हैं कि हर एक चीज का अपना एक परितंत्र बना हुआ है। तो ये एक ताल का परितंत्र है कि ये अपने पर्यावरण पर तो आश्रित हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पर भी ये आश्रित हैं। आगे देखेंगे हम। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। फिर यहाँ पे है वस्तु विनिमय पद्धति। ये क्या होती है? अगर आप नाम को ध्यान से समझे, वस्तु विनिमय पद्धति, इसमें क्या होता है? वस्तुओं की अदला बदली होती है, मतलब वस्तुओं के बदले में ही वस्तु आपको दिए जाएंगे। इसमें पैसे का प्रयोग नहीं होता, धन का प्रयोग इसमें नहीं होता। वस्तु के बदले में वस्तु की अदला बदली होती है। तो मानवीय पर्यावरण क्या है? हमने अभी प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ा, अब हम मानवीय पर्यावरण समझते हैं। तो मानव क्या है? अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। पहले के टाइम पे क्या था कि जो मानव है, जो प्रारंभिक मानव था, वो नेचर के साथ खुद को रखता था, मतलब प्रकृति के हिसाब से ही खुद को रखता था। लेकिन तो उसका जीवन क्या था? सरल था। जब वो प्रकृति के हिसाब से चलता था तो उसका जीवन आसान था। लेकिन उसके बाद कई तरीके के बदलाव आए, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने परिवर्तन करने के बहुत से तरीके सीखे। जैसे
खेती का आविष्कार हुआ, फिर पशुपालन हुआ, स्थायी जीवन जीना, पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। इसके बाद व्यापार प्रारंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, फिर परिवहन आया और सूचना क्रांति भी, जो संचार है ये भी आई। तो परिवर्तन के साथ जो आवश्यकताएं बढ़ती गई उस हिसाब से परिवर्तन होता गया, और एक तरीके से हम कहें तो जो मानव का जीवन इतना सरल था अब उतना सरल है नहीं, क्योंकि वो अभी भी लगातार परिवर्तन करता ही जा रहा है। तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है खत्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ ज्यादा था भी नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लेसन को डिस्कस करेंगे और आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। बाकी आपको सीटेट में ईवीएस का भी वीडियो मैंने प्रॉपर 2 घंटे का लेक्चर है जिसमें मैंने पूरा ईवीएस पढ़ाया है। हिंदी और हिंदी पेडागोजी भी मैंने कंप्लीट करा दी है, 4 से 5 वीडियो होगा, उसमें पूरी आपकी हिंदी कवर हो गई है। इसके बाद मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर भी लेकर के चलेंगे। तो आप 5 साल का प्रीवियस ईयर अगर आप खुद से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, खास करके जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम का प्रीवियस ईयर आप करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर क्या कुछ होगा, जो कुछ भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।